अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि हिंदी में या तमिल में भी कज़न के लिए कोई सीधा-साधा एक शब्द क्यों नहीं है? हम उन्हें भाई या बहन ही क्यों बुलाते हैं? इसका जवाब मुझे लगता है हमारे रिश्तों की गहराई में ही कहीं छिपा है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा इसी गहराई पर है, परिवार और समुदाय। हुँ, हम दिए गए स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में परिवार का मतलब असल में है क्या। हाँ। ये सिर्फ मतलब एक छत के नीचे रहने वाले कुछ लोग नहीं हैं। ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है, एक एहसास है और समाज की पहली पाठशाला भी। बिल्कुल, और आज हम इसी पाठशाला के कुछ सबक खमंगालने वाले हैं। हम सिर्फ परिभाषाओं पर नहीं रुकेंगे। हम्म। हम केरल की शालिनी की कहानी से लेकर मेघालय के तेंजिंग के परिवार तक की जिंदगियों में उतरेंगे और देखेंगे कि परिवार से एक कदम आगे बढ़कर ये समुदाय वाली भावना कैसे काम करती है। और हमारा मकसद इन स्रोतों के आधार पर यही जानना है कि कैसे गांव की एक पुरानी परंपरा हलमा आज की बड़ी समस्याओं का हल बन सकती है। और कैसे शहर में एक अकेला इंसान भी पूरे समुदाय को जगा सकता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हाँ, जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो परिवार की जो बेसिक परिभाषा हम सब जानते हैं, समाज की सबसे पुरानी इकाई। स्रोतों के हिसाब से मोटे तौर पर दो तरह के परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार, जहां दादा दादी चाचा चाची सब साथ रहते हैं, और एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली। सही। पर मुझे लगता है भारत में कहानी इन दो शब्दों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये जो गहराई है ना, हम्म। वो हमारी भाषा में साफ दिखती है। कैसे? सोचिए, अंग्रेजी में कितने रिश्ते सिर्फ अंकल, आंट या कजिन में सिमट जाते हैं, पर हिंदी में देखिए, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, हर रिश्ते के लिए एक खास शब्द है। बुआ, मौसी, ताई, हर शब्द के साथ एक अलग भावना जुड़ी है। एग्जैक्टली। हम्म। और सबसे मजेदार बात, जैसा आपने शुरू में कहा, कजन के लिए कोई एक शब्द ही नहीं है। हाँ, हम सब उन्हें भाई बहन ही बुलाते हैं। और यही तो सबसे बड़ी बात है। उस शब्द का ना होना ही ये बताता है कि हमारी संस्कृति में चचेरे, ममेरे या फुफेरे भाई बहनों को सगे भाई बहनों से अलग नहीं देखा जाता। अच्छा। वो सिर्फ कजन नहीं है, वो भाई हैं, वो बहन हैं। ये रिश्तों को एक भावनात्मक वजन देता है। ये बात तो है, लेकिन कई बार इसी वजह से रिश्तों में उम्मीदें और दबाव भी तो बढ़ जाता है ना, जिसे हम इमोशनल बैगेज कहते हैं। बिल्कुल। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप किसी को सिर्फ कजिन नहीं बल्कि भाई मानते हैं, तो उससे उम्मीदें भी वैसी हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये दबाव भी उसी अपनेपन का एक हिस्सा है। लेकिन इन स्रोतों का फोकस उस भावनात्मक वजन के सकारात्मक पहलू पर है। ये दिखाता है कि ये रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सहयोग के भी होते हैं। और इसी सहयोग और जिम्मेदारी को समझाने के लिए हमारे पास केरल की एक लड़की शालिनी की बहुत ही प्यारी कहानी है। ये कहानी सुनकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। बताइए, क्या है इस कहानी में? तो कहानी ऐसी है कि शालिनी अपने परिवार के साथ केरल के एक कस्बे में रहती है। एक बड़ा सा संयुक्त परिवार है। माता पिता, छोटा भाई, दादी, चाचा चाची और उनकी बेटी चिन्नी, जो शालिनी की हमउम्र है। ओणम का त्योहार आने वाला था और घर में तैयारी चल रही थी। लेकिन एक दिक्कत थी। शालिनी के चाचा, जिन्हें वो चित्तप्पा कहती है, उनकी नौकरी हाल ही में चली गई थी। ओहो, त्योहार के समय पर? ये तो बहुत मुश्किल स्थिति हो गई होगी। हाँ, और इसी वजह से चाचा चाची के पास त्योहार के लिए नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए बाजार ले गए, तो उन्होंने एक बहुत ही खास काम किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, अच्छा। हाँ, उन्होंने चाचा चाची और उनकी बेटी चिन्नी के लिए भी नए कपड़े खरीदे। और हुआ ये कि शालिनी को जो अपनी पसंदीदा सिल्क की ड्रेस चाहिए थी, वो बजट से बाहर हो गई। उसे एक साधारण सूती ड्रेस से ही संतोष करना पड़ा। एक बच्चे के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ देना। शालिनी ने क्या किया फिर? यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। पहले तो उसे थोड़ा बुरा लगा होगा, जाहिर है, लेकिन जब उसकी दादी यानी अच्चम्मा ने उसे प्यार से समझाया कि परिवार का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे का सहारा बनना और जो भी है उसे आपस में बांटना, तो शालिनी को सब समझ आ गया। उसे अपनी सादी ड्रेस का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। वाह,
उसे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि त्योहार पर घर में सभी के चेहरे पर मुस्कान होगी, सभी नए कपड़े पहनेंगे। वाह। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ कपड़े खरीदने का मामला नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें परिवार के 3 सबसे बड़े सबक छुपे हैं। हाँ, मतलब शालिनी ने अपनी पसंद का त्याग किया, उसके माता पिता ने अपने भाई के परिवार के प्रति सेवा भाव दिखाया, और पूरे परिवार ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग किया। ये तो वाकई एक छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा सबक है। सेवा, त्याग और सहयोग। बिल्कुल। ये दिखाता है कि परिवार वो पहली स्कूल है जहां बच्चे अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों का सम्मान करना सीखते हैं। ये भारतीय संस्कृति में जिसे हम धर्म या कर्तव्य कहते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो शालिनी की कहानी हमें इस त्याग और सहयोग के पारंपरिक मूल्य दिखाती है। लेकिन क्या आज के आधुनिक परिवारों में भी ये मूल्य उतने ही मजबूत हैं? और क्या परिवार के अंदर की भूमिकाएं, मतलब किसका क्या काम है, वो भी बदल रही हैं? अच्छा सवाल है। इसी सवाल का जवाब हमें मेघालय की एक कहानी में मिलता है। हाँ, और ये कहानी दिखाती है कि बदलाव हमेशा पारंपरिक मूल्यों को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें और मजबूत बना सकता है। तो हम चल रहे हैं पूर्वोत्तर भारत, मेघालय, जहां तेंजिंग का परिवार रहता है। तेंजिंग बताता है कि उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। ठीक है। कुछ समय पहले उसकी माँ ने एक स्थानीय हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव में काम करना शुरू किया। अब यहाँ से परिवार में एक दिलचस्प बदलाव आया। कैसा बदलाव? तेंजिंग के पिता ने घर की जिम्मेदारियों में बराबर का हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब वो घर की सफाई भी करते हैं, सब्जियों के बगीचे की देखभाल करते हैं और अक्सर दादी के साथ मिलकर खाना बनाने में भी मदद करते हैं। 1 मिनट, यहाँ रुकना जरूरी है। ये जो बात है ना, ये सीधे सीधे पारंपरिक जेंडर रोल्स को मतलब चैलेंज कर रही है। हाँ, ये दिखाती है कि परिवार में जिम्मेदारियां किसी लिंग से बंधी नहीं होती, बल्कि जरूरत और आपसी समझ पर आधारित होती हैं। पुरुष भी घरेलू कामों में बराबर की हिस्सेदारी निभा रहे हैं, जो एक मजबूत और बराबरी वाले परिवार की निशानी है। मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि ये सब बिना किसी बहस या लड़ाई के बहुत बहुत नेचुरली हुआ। माँ ने बाहर काम करना शुरू किया तो पिता ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। और यही नहीं, तेंजिंग के घर में दादा दादी की भूमिका भी बहुत एक्टिव है। दादी उसे मजेदार कहानियां सुनाती हैं तो दादाजी उसके होमवर्क में मदद करते हैं और मोहल्ले के सामाजिक कामों में भी आगे रहते हैं। ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर हम सोचते हैं कि संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्ग सिर्फ मुखिया बनकर रहते हैं। हाँ, बस फैसले सुनाते हैं। लेकिन तेंजिंग की कहानी में दादा दादी बच्चों के जीवन में सक्रिय मार्गदर्शक हैं। वो बच्चों को मूल्य सिखा रहे हैं, उनकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। मतलब हर पीढ़ी का अपना एक अनमोल योगदान है। एक दूसरे पर बोझ नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। बिल्कुल। मतलब परिवार बदल रहा है, लेकिन एक दूसरे का साथ देने की भावना वही है। पर सवाल ये उठता है कि क्या एक परिवार अपने आप में काफी है? असल में तो हम सब एक बड़े समुदाय का हिस्सा होते हैं, है ना? बिल्कुल। और वहीं से असली ताकत आती है। कोई भी परिवार अकेला नहीं रह सकता। और जब हम समुदाय की सामूहिक शक्ति की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भील समुदाय का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। अच्छा? उनकी एक पारंपरिक प्रथा है जिसे हलमा कहते हैं। हलमा? ये शब्द तो मैंने भी पहली बार ही सुना है। ये कुछ श्रमदान जैसा लगता है ना? पर इसमें कुछ अलग है क्या? हाँ, ये श्रमदान से कहीं बढ़कर है। श्रमदान अक्सर किसी प्रोजेक्ट के लिए होता है। हलमा संकट में फंसे किसी इंसान या पूरे समुदाय के लिए होता है। ओह! ये एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है जो बिना किसी सरकारी मदद के चलता है। कल्पना कीजिए कि आपके गांव में किसी का घर बनाना है या किसी के खेत में फसल काटनी है और वो अकेले नहीं कर पा रहा, तो पूरा गांव बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद के लिए जमा हो जाता है। ये तो कमाल की परंपरा है। तो झाबुआ में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ? झाबुआ का इलाका सालों से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। जमीन बंजर हो रही थी। तब भील समुदाय ने अपनी हलमा परंपरा को इस विशाल समस्या से लड़ने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन एक पूरे इलाके की पानी की समस्या, इसे कुछ लोग मिलकर कैसे हल कर सकते हैं? हजारों की संख्या में भील समुदाय के लोग एक साथ आए। उन्होंने इसे किसी का काम नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझा। वाह! उन्होंने हजारों पेड़ लगाए, पानी बचाने के लिए पहाड़ों पर खाइयां खोदी और कई तालाब और जल संरक्षण संरचनाएं बनाई। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी सरकारी फंडिंग या पैसे के किया गया। बिना पैसे के? हाँ, ये उनका अपनी धरती माँ की सेवा करने का तरीका था।
ये तो सच में असाधारण है। और इसी असाधारण काम के लिए शिवगंगा आंदोलन से जुड़े श्री महेश शर्मा को 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। हलमा हमें सिखाता है कि ये सिर्फ मदद करना नहीं है, ये एक तरह की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साझा जिम्मेदारी। हाँ, कि ये जमीन, ये जंगल, ये पानी हम सबका है और इसकी देखभाल करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। ये पारंपरिक ज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है जो आज की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। बाढ़ के समय भी देखने को मिली थी। मुझे याद है कैसे कई गुरुद्वारे, मंदिर और निजी संगठन आगे आए थे। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने फंसे हुए लोगों के लिए बड़े पैमाने पर खाना बनाकर बांटा था। संकट के समय ये भावना और मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। ये उदाहरण दिखाते हैं कि समुदाय की भावना संकट के समय सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरती है। लेकिन क्या ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों या संकट के समय तक ही सीमित है? शहरों में, जहां लोग अक्सर अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते, वहां समुदाय का क्या मतलब है? यही सवाल मेरे भी मन में था और इसका जवाब हमें अहमदाबाद के कमल परमार की एक सच्ची कहानी में मिलता है। अच्छा। कमल परमार एक छोटी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक हैं। करीब 20 साल पहले उन्होंने अपने इलाके में सड़क पर रहने वाले कुछ वंचित बच्चों को देखा जो या तो स्कूल छोड़ चुके थे या कभी स्कूल गए ही नहीं थे। और उन्होंने सिर्फ देखकर अफसोस नहीं किया, बल्कि कुछ करने का फैसला किया ना? सही। कमल परमार ने जो किया वो असाधारण है। उन्होंने अपने काम के बाद हर रोज शाम 5:30 से रात 9:30 बजे तक, हर रोज? हाँ, हर रोज सड़क के किनारे उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, वो उन सभी बच्चों को मुफ्त में रात का खाना भी खिलाते थे। अकेले? ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, शुरुआत अकेले ही की थी, लेकिन देखते ही देखते उनकी इस छोटी सी पहल से 150 बच्चे जुड़ गए और पूरी लगन से पढ़ने लगे। वाह। फिर जब लोगों ने उनकी लगन देखी तो एक स्थानीय स्कूल के कुछ शिक्षक और कुछ बड़े छात्र भी वॉलंटियर के तौर पर पढ़ाने के लिए आगे आ गए। वाह, मतलब एक अकेला इंसान अपनी छोटी सी वर्कशॉप से 150 बच्चों की जिंदगी बदल रहा था। कमाल की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, पर ये कहानी दिखाती है कि एक शुरुआत ही काफी है। और देखिए, यही तो है समुदाय की असली ताकत। ये किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आती, एक इंसान के दिल से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। कमल परमार की ये कहानी बताती है कि शहरी परिवेश में समुदाय कैसे पनपता है। ये किसी एक व्यक्ति की करुणा और पहल से शुरू हो सकता है और धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले सकता है। इसके लिए किसी बड़े औपचारिक संगठन की जरूरत नहीं है। और शहरों में समुदाय के और भी रूप हैं, जैसे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन RWA, जो अपने इलाके की सफाई और सुरक्षा के नियम बनाते हैं। हाँ। या फिर जाति या धर्म पर आधारित समूह, स्कूल के क्लब्स, या तक कि हमारे ऑफिस के दोस्त भी एक तरह का समुदाय हैं। और इन सभी समुदायों की सबसे खास बात यह है कि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक RWA को भी बाजार से सामान खरीदने के लिए व्यापारी समुदाय पर और कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगम के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारा ये जटिल समाज इसी आपसी निर्भरता के ताने बाने पर टिका है। कोई भी अकेला नहीं चल सकता। तो आज की हमारी चर्चा से ये बात साफ है कि परिवार वो नींव है जहां हम सहयोग और त्याग जैसे मूल्य सीखते हैं। हाँ। और इन रिश्तों की गहराई हमारी भाषा में भी झलकती है, जो इन संबंधों को और खास बनाती है। और समुदाय का मतलब है एक दूसरे का सहारा बनना, चाहे वो मध्य प्रदेश की ग्रामीण हलमा परंपरा हो या अहमदाबाद में कमल परमार जैसी किसी एक व्यक्ति की नेक पहल। और हाँ, समय के साथ परिवार और समुदाय के रूप जरूर बदल रहे हैं, जैसा तेंजिंग की कहानी में हमने देखा, लेकिन आपसी सहयोग और निर्भरता की भावना वो आज भी उतनी ही जरूरी है। इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहेंगे जिन पर वो सोच सकें। पहला, शालिनी की कहानी पर सोचिए। क्या उसके माता पिता का फैसला सही था? आपके अनुसार एक परिवार में एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? दूसरा, तेंजिंग के परिवार की तरह क्या आपने अपने आसपास पुरुषों को घर के कामों में बराबर की जिम्मेदारी निभाते देखा है? इस बदलाव पर आपके क्या विचार हैं? तीसरा, क्या आपके शहर या मोहल्ले में भी कमल परमार जैसा कोई गुमनाम हीरो है? उनकी कहानी क्या है? चौथा सवाल, क्या आपके क्षेत्र में हलमा जैसी कोई पारंपरिक प्रथा है जहां लोग संकट में एक दूसरे की मदद करते हैं? और पांचवा, आप स्वयं को किन किन समुदायों का हिस्सा मानते हैं? क्या वो कोई स्पोर्ट्स टीम है, कोई ऑनलाइन ग्रुप या आपके पड़ोसियों का समूह? और जाते जाते एक अंतिम विचार,
हमने देखा कि परिवार और समुदाय हमें हमारी जमीन से हमारे लोगों से जोड़ते हैं, पर आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम ऑनलाइन कम्युनिटी और वर्चुअल ग्रुप्स का हिस्सा हैं, क्या ये आभासी जुड़ाव वास्तविक सामुदायिक जिम्मेदारी और अपनेपन की भावना की जगह ले सकता है, या ये उसे एक नया आयाम दे रहा है?